कॉर्न क्रशिंग होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो मक्की के ऊपर की एक लेयर बनी होती है, पतली जो झिल्ली रहती है, वो झिल्ली किसी भी तरीके से एनिमल पचा नहीं पाता है। और जब तक उस झिल्ली को नहीं पचाएगा, उसके अंदर जो स्टार्च है, जो आपके मक्की के दाने के अंदर का स्टार्च है, वो यूटिलाइज नहीं होगा बॉडी के लिए। तो क्रशिंग करना बहुत जरूरी, मतलब हम जानवर को पहले से उस मक्की को तोड़ करके देंगे, उस झिल्ली को हटा करके देंगे, इसलिए उसकी क्रशिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये आप सब लोग इंश्योर करें कि आप जो भी मशीन चला रहे हैं, उस मशीन के अंदर कॉर्न क्रशिंग जरूर हो, जिससे कि आपका लॉस ना हो। ये मेजर चीजें जो टीएमआर मैनेजमेंट पे आपको देखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी समर के टाइम में आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, वैसे तो हमेशा रखना चाहिए समर, डंग स्कोरिंग। ये आप रेगुलर चेक करते रहें, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपके फार्म पर एक्चुअल चल क्या रहा है। देखिए, ये पहला डंग स्कोर है, मतलब एकदम पानी, जिसके फार्म के ऊपर मोर देन 10% एनिमल, सारे नहीं, मोर देन 10% एनिमल इस प्रकार का यदि गोबर कर रहे हैं, तो आपको तुरंत सचेत हो जाना है, आपका तुरंत एक्टिव मोड में आपको आ जाना है कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसके होने के पीछे कारण क्या है। कारण बहुत सारे इसके, प्रॉपर बफरिंग ना होना, कॉन्सेंट्रेट का ज्यादा मात्रा में जाना, बहुत ही ज्यादा बारीक साइलेज जाना, ये सारे तरीके हैं जो जो आपके गोबर को लूज करते हैं। इस लेवल तक यदि लूज हो गया, इसका अर्थ है कि वहां कोई ना कोई इन्फेक्शन भी आपके पास है। अभी हम पिछले साल हमने कई फार्मों पर इस टाइप के केसेस देखे थे, वहां पर हमने कुछ टेस्टिंग वगैरह भी कराई थी, मैंने कुछ बाहर के स्टेट्स के भी टेस्टिंग कराई थी, तमिलनाडु की और कोलकाता की टेस्टिंग कराई थी। वहां पर बोवाइन वायरल डायरिया के केसेस हमको मिले, कंफर्म हुआ है। तो बीवीडी भी है इंडिया के अंदर में, फैल रहा है, अच्छे से है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। फिर अपने आप ही वो ठीक भी हो जाता है, कोई कोई दवाई नहीं दे, एंटीवायरल तो हम देते ही नहीं वैसे भी, तो कोई दवाई भी नहीं देते, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये स्कोर जो है थोड़ा घातक है, इसको थोड़ा सा देखना। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? इसके अलावा कारण हो सकते हैं प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा। हम लोग क्या होता है, जब भी कभी फार्मूला बनाते हैं या फार्मुलेशन की बात करते हैं, तो हर बंदा प्रोटीन की बात करता है कि मैं 24% प्रोटीन का बनवाया, मैं 20% प्रोटीन का बनवाया, मैं 26%। सब प्रोटीन अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन और एनर्जी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने ये भी देखना है उसमें एनर्जी कितनी है और उन दोनों का बैलेंस है कि नहीं। तो यदि आप एक्सेसिव प्रोटीन देंगे, तब भी स्थिति ये होनी है। यदि आप बहुत ज्यादा मिनरल, लोग बोलते हैं मैं तो साहब 300 ग्राम मिनरल खिलाया जी, मेरी गाय तब भी प्रेग्नेंट हुई, मैं 400 ग्राम खिलाया जी, नहीं, नहीं होंगी साहब। क्यों? क्योंकि वो तो सारा मिनरल इसमें से बाहर निकल जा रहा है, वो तो उसको समय ही नहीं मिला एब्जॉर्ब होने के लिए। तो आपने वो भी ध्यान रखना है। दूसरा, फाइबर की कमी, जब आप बहुत बारीक कर देते हैं उसको, तो इफेक्टिव फाइबर जो होता है वो एनिमल को नहीं मिल पाता, उसके समय उसके कारण भी होता है। और चौथी चीज जो इन्फेक्शन की जो मैंने बात करी, उसके बाद है ये स्कोर 2। स्कोर 2 में क्या होता है, उतना पतला नहीं रहेगा लेकिन पतला रहेगा, लेकिन जब आप उसके अंदर में कोई लकड़ी या कोई चीज ऐसे डालेंगे तो वो अंदर तक चली जाएगी इजीली, मतलब आपने ऐसा रखी और वो सीधा अंदर चली गई। ये स्कोर 2 है, ये भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इसमें भी सबसे ज्यादा हो जाता है जब खास करके राई ग्रास वगैरह चलती है, तब तो नॉर्मली आपको ये मिलता ही है। यदि फाइबर कम है या फंक्शनल फाइबर जो मैंने बात करी कम है, तब भी ये चीजें आपको मिलती है। इसके बाद आता है स्कोर 3, ये लगभग लगभग सही होता है। इसमें जब आप किसी लकड़ी को डालते हैं तो थोड़ी सी डिप्रेस होती है, हल्का हाथ से दबाना पड़ता है, तब जाकर के वो अंदर तक जाती है। तो ये जो है ये आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा, एक केक बनाता है, जब एनिमल गोबर कर रहा है ना, तो एक केक बनता है, मतलब एक फॉर्म बनता है। तो ये आपका सबसे सही गोबर है कि हाँ, ये गोबर मेरा बिल्कुल एकदम सही है। चौथा स्कोर की यदि हम बात करें, तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, सामने हल्का सा ड्राइनेस आ जाती है। यदि मिल्किंग एनिमल है तो प्रोटीन शॉर्टेज के कारण होगा, यदि ड्राई एनिमल है तो इस प्रकार का निकल रहा है, मतलब सही है। मिल्किंग एनिमल में ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन ड्राई एनिमल में ऐसा आ रहा है तो ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और पांचवा, इस प्रकार का ये कुछ कुछ फार्मों पर मेरे को भी देखने को मिलता है, खास करके ड्राई एनिमल में या हीपर में, यदि इस प्रकार का गोबर मिल रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर डिहाइड्रेशन, मतलब उस जानवर को पानी नहीं मिल रहा है। आप कितना भी बोलो कि साहब मेरे पास तो पानी है, लेकिन वो पानी सही से एनिमल को नहीं मिल रहा है, एनिमल पानी प्रॉपर नहीं पी रहा है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बाद भी हम बात, उसमें भी हम बात करते हैं। अब इसको यदि हम मैनेज करें, कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहली चीज जो पानी की है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले पानी है। पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूध में भी आप देखेंगे लगभग लगभग 87% के आसपास में पानी है, लगभग 84 to 87% के आसपास पानी है, अलग अलग एनिमल के हिसाब से। तो मैक्सिमम चीजें तो उसमें पानी है। तो जब पानी ही की कमी होगी तो दूध की तो कमी होनी होनी है। पानी हर चीज के लिए चाहिए, पाचन के लिए भी पानी चाहिए, उसको पाचन के बाद में एसिमिलेशन जब मिक्सिंग होगी उसके लिए भी पानी चाहिए, उसके बाद एब्जॉर्ब होना है तब भी पानी चाहिए, यूरिन होगी तब भी पानी चाहिए, हर चीज के लिए पानी चाहिए उसको, एनिमल को। साथ में इस समय उसको जब स्वेटिंग होगी उसके लिए भी पानी चाहिए, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स उसके पास भी होती है, कम होती है लेकिन होती है, उसके लिए भी पानी चाहिए। मुंह से लार गिराएगा तब भी पानी चाहिए, हर चीज के अंदर पानी है। तो पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पानी के लिए मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि पहली चीज तो पानी उतना साफ होना चाहिए कि हम भी यदि उसमें से यदि कुल्ला करना चाहें तो कर सकें बिना किसी हेजिटेशन के, जो कि
मुझे कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग को ये बात चुभ जाए, और चुभने के बाद में आप बोलोगे डॉक्टर साहब अब आके बताओ मेरे फार्म पे कहता था। जिन जिन लोगों के यहाँ साफ पानी नहीं है, जो पंजाब में कई फार्मर पर है, और जब मैं बोलता हूं कि अपने पानी गंदा है तो बोलते हैं जी आज बस केवल गंदा है, वो लेवर कर नहीं पाया, रोज होता है। नहीं होता साहब, अपने आप से झूठ मत बोलिए, नहीं होता साहब। करो, उसको साफ कराओ सर, उस पर चूने की पुताई कराओ, टाइल्स नहीं लगे कोई तकलीफ नहीं, उसमें 10 दिन 15 दिन में एक बार चूने की पुताई कराओ, पानी साफ रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं बोलता हूं आप साफ पानी रखोगे, आपको खुद को जो है वो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, रीच ऑफ वाटर, पानी की रीच। देखिए आज अभी यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें तो मुझे लग रहा है काफी सारे लोगों को प्यास लग रही होगी, मुझे भी, लेकिन मेरे आसपास पानी नहीं है, इसलिए मैं पानी नहीं पी रहा, मैं बैठा रहूंगा जब तक कोई व्यक्ति लाके मुझे पानी ना दे, या मैं किसी कारण से बाहर जाकर के पानी, मैं उठ करके सिर्फ वो पानी पीने बाहर नहीं जाऊंगा। आप सभी लोग ये बात को मानेंगे, गाय के साथ भी ऐसे ही है। यदि गाय यहां बैठी है और पानी उतनी दूर पर है, वो नहीं जाएगी। साइंटिफिक स्टडी ये प्रूव कर चुके हैं कि 25 फीट गाय को यदि प्यास लगी है तो केवल 25 फीट चलेगी वो पानी पीने के लिए। उससे ज्यादा यदि उसने देखा कि पानी इतनी दूर है, 25 फीट से ऊपर है, वो नहीं जाएगी। तो आप कोशिश करें कि जो वाटर ट्रफ हो, वो वाटर ट्रफ लगभग 25 फीट की दूरी पर हो, मतलब गाय की रीच में हो, वो किसी भी डायरेक्शन से आए वो वहां पानी पी सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जगह पे ये देखा गया है कि वाटर ट्रफ तो बना लेते हैं, लेकिन टैंक जैसे बना लेते हैं, मतलब बहुत डीप बना देते हैं। उतने डीप का कोई लॉजिक नहीं, आप पानी वेस्ट कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। उतना डीप चाहिए नहीं गाय को। गाय को केवल गाय का जो थूथन जिसको हम बोलते हैं, मजल जिसको बोलते हैं, मजल डूबने की, यानी कि लगभग 4 इंची की डेप्थ से ज्यादा का पानी जानवर पीता ही नहीं कभी भी। तो आपको 4 इंची डेप्थ का पानी है, लेकिन भरपूर पानी है, उसका इनपुट जो है, मतलब जहां से पानी आ रहा है, जो नल है जिससे पानी आ रहा है, उसका प्रेशर परफेक्ट है, एनिमल बहुत बढ़िया से पानी पिएगा। जितना डीप पानी रहेगा उतना एनिमल कम पानी पिएगा। तो जो बड़े बड़े अपन वो बना देते हैं पानी के, जिसमें पानी भरा तो रहता है लेकिन एनिमल पीता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ वाटर है वो, ये चीज। और दूसरा, वाटर टेम्परेचर, जैसे बाहर में यदि हम पानी का वो है, तो देखे इस समय समर के टाइम में बहुत ज्यादा गर्म पानी ना हो, मतलब या तो उसके ऊपर कुछ शेड डाल दें, यदि शेड नहीं है तो, जिससे कि पानी डायरेक्ट सन के उसमें ना आए और बहुत ज्यादा बॉयल गर्म ना हो। ज्यादा गर्म होगा तब भी एनिमल वाटर इंटेक कम करेगा। तो पानी से रिलेटेड ये चीजें है जो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल है। सारे मिनरल सबको ऑब्जर्व करने के लिए आपको पानी ही पानी चाहिए। ये मैंने जो बात करी है सारी बातें वहां लिखी हुई हैं। दूसरी चीज आती है प्रोटीन। हम 2-3 चीजों की इंपॉर्टेंट चीजें उनकी बात करेंगे। समर मैनेजमेंट में क्या करना है, देखिए प्रोटीन की जहां तक बात की जाए, समर में आपको सबसे पहली चीज, गर्मी के हिसाब से अपने फार्मूले को रिफॉर्मुलेट करना चाहिए। आपके टीएमआर को आप अपने डॉक्टर को बोलिए कि भैया इसको रिफॉर्मुलेट करके दीजिए मुझे समर के हिसाब से। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहली चीज करेगा कि आपके इसमें जो है वो बाईपास प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देगा। नॉर्मल प्रोटीन की मात्रा, अनडिग्रेडेबल प्रोटीन की जगह पर नॉन डिग्रेडेबल प्रोटीन जो है उसकी मात्रा को बढ़ा देगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन समर के केसेस में। और ऐसा प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन डालेगा, सोर्सेज डालेगा जो इजीली अवेलेबल, इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसकी अवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। फाइबर की हम बात करें, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि फाइबर की शॉप लेंथ होना चाहिए, इफेक्टिव फाइबर होना चाहिए, एनडीएफ लेवल जो 27 से 33% के आसपास होना चाहिए। जब भी कभी आप फार्मुलेशन के लिए देंगे तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही आपका डॉक्टर आपको फार्मुलेट करके ही राशन देगा, बिना उसके नहीं देगा। और दूसरी और एक चीज, इस समय आप नॉर्मली क्या होता है, लोग ना कॉन्सेंट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, फाइबर की फॉरेज की मात्रा कम कर देते हैं। 60% से ऊपर में कभी भी कॉन्सेंट्रेट की मात्रा को इस समय में लेकर ना जाए, नहीं तो बफरिंग में प्रॉब्लम आएगी, एसिडोसिस होगी, एसिडोसिस के कारण लेमिनाइटिस होगी, और लेमिनाइटिस के कारण लंगड़ापन आएगा, जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, फीडिंग फैट। यदि हम बात कर रहे हैं, अब हमने कहा ड्राई मैटर इंटेक तो कम हुआ, ड्राई मैटर इंटेक कम हुआ तो एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई है तो मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ, ये सारी बातें हम करते हुए चले आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या, एनर्जी कैसे दें हम, भाई वो तो खा ही नहीं रही, गाय कम ही खा रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्सेंट्रेट का मतलब है जितना वो 22 किलो ड्राई मैटर में एनर्जी और प्रोटीन ले रही थी, उतनी ही एनर्जी प्रोटीन हमको उसको 18 केजी ड्राई मैटर में दे देनी। मतलब बल्क जो है, वॉल्यूम जो है वो उतनी ही खा रही है, लेकिन हमने न्यूट्रिशन उसमें ज्यादा बढ़ा दिया। तो न्यूट्रिशन उसमें ज्यादा बढ़ा दिया तो उतने ही वॉल्यूम में उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिल गए। ऐसी कंडीशन के लिए हम फैट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फैट जो है वो बाईपास होनी चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए। ऑयल होगा तो वो रूमेन में जाएगा, रूमेन में क्या करेगा, रूमेन में एक लेयर बिछा देगा, उसके माइक्रोफ्लोरा को मार देगा। तो हमने वो नहीं करना है, हमने चाहिए बाईपास फैट, सैचुरेटेड फैट चाहिए, बाईपास फैट। जो बाईपास फैट हम लोग यूज करते हैं, बाईपास फैट में यदि हम उसको फास्फोटाइडल कोलिन के साथ यदि यूज करते हैं तो वो और ज्यादा, जो फेटोलिव, आप लोग के कॉमन नाम आप लोग परिचित होंगे फेटोलिव से, यदि हम फेटोलिव का उपयोग करते हैं समर के केस में पर्टिकुलरली, तो वो ज्यादा बेटर है, बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कई सारे रिसर्चेस के ऊपर हुए हैं देने के लिए।
मिनरल्स की यदि हम बात करें, देखिए 3-4 मिनरल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय में हीट स्ट्रेस के कारण में। एनिमल भी क्या करता है, स्वेटिंग करता है, जैसे हम स्वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वेटिंग मतलब पसीना कर पसीने हमारे पसीने में NaCl की मात्रा यानी कि सोडियम क्लोराइड की यानी कि नमक की मात्रा ज्यादा होती है, और जानवरों के पसीने में KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो जानवरों में सोडियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली हीट स्ट्रेस के टाइम पे। तो वहां आप कोशिश करें उसको एक्स्ट्रा पोटेशियम देने की। कार्बोनेट्स की जरूरत है, बफर जिसको बोलते हैं, जो बफरिंग के लिए जरूरी है, तो कार्बोनेट्स की जरूरत है। तो पोटेशियम कार्बोनेट के थ्रू आप उसको कार्बोनेट्स दें उसको, या सोडा बाई कार्ब जो आप यूज करते हैं उसके थ्रू उसको कार्बोनेट दें, लेकिन उसको सोडियम से ज्यादा पोटेशियम जरूरत है। और दूसरी चीज है उसको है मैग्नीशियम। देखिए जब भी पोटेशियम की डिमांड बढ़ेगी उसी समय मैग्नीशियम की डिमांड बढ़ेगी। तो ये 3 बेसिक जो मिनरल्स हैं, ये जो हम उसको डीकैड बैलेंसिंग में भी यूज करते हैं, यानी कि पॉजिटिव डीकैड करना है। यहाँ नेगेटिव डीकैड हम कहां करते हैं, ट्रांजिशन में, जब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, और यहां पर हम उसको पॉजिटिव करेंगे क्योंकि अब एनिमल काबिंग के बाद की बात कर रहे हैं हम उस समय। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या और चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स यदि मिनरल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिनरल में कौन सा है, वो है सेलेनियम और विटामिन ई। तो ये दोनों की मात्रा, क्योंकि फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा, हीट स्ट्रेस के बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी आएगा, सेल्स मरना चालू होंगी, उनसे बचाने के लिए हम सेलेनियम और विटामिन ई दोनों का उपयोग यहां पर करें। और इसके अलावा जो मिनरल की यदि हम बात करें तो मिनरल्स में आता है क्रोमियम। क्रोमियम भी यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हीट स्ट्रेस को रोकने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो हम बायो अवेलेबल क्रोमियम दें, यानी ऑर्गेनिक क्रोमियम दें। तो आप ऑर्गेनिक क्रोमियम का यहां पर उपयोग करें। और उसके अलावा नियासिन और विटामिन ई, 2 विटामिन जो है, नियासिन मतलब B3, इन दोनों का उपयोग इस समय पर्टिकुलरली सीजन पर करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियासिन करता क्या है, नियासिन ना बेजोडाइलेशन करता है। बेजोडाइलेशन मतलब जो हमारी नसें हैं ना उनको थोड़ा सा खोल देता है। जब नसें खोल देंगी तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इस समय ब्लड फ्लो सुखड़ा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही, मैडम ने अभी बताया था, बड़ी अच्छी बात करी थी, 400 लीटर ब्लड फ्लो लगता है 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो सोच लीजिए 40 लीटर देने वाली गाय मतलब 16,000 लीटर, 50 लीटर देने वाली गाय मतलब 20,000 लीटर ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन, मतलब यहां से वहां ब्लड का सर्कुलेशन, इतना ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए। तो अभी हमारा जितना ज्यादा अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना ही बेटर हमको मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा। इसके अलावा कुछ फीड एडिटिव्स है जो आपको यूज करना चाहिए हीट स्ट्रेस के टाइम पर, जैसे आइनोफोर्स हैं, मोनिनसिन सोडियम वगैरह है, ये आपको हीट स्ट्रेस के टाइम में यूज करना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम और ईस्ट। तो जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, सिंगल एंजाइम नहीं, सिंगल एंजाइम मार्केट में जितने भी अवेलेबल है सब पोल्ट्री के अवेलेबल है, जिसको फाइटेज बोलते हैं, नॉर्मली वही उपलब्ध है, उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। हमको फाइबर के लिए एंजाइम चाहिए। तो जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं। उसके साथ में दी ईस्ट, लाइव ईस्ट और ईस्ट मेटाबोलाइट मिल जाए। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट पीडीएफ ने बनाया हुआ है ईमेट के नाम से, जिसमें ये सारी चीजें शामिल है। उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, 12 से 15 ग्राम तक आप दीजिए उसको, उसके रिजल्ट बहुत ही शानदार है। हीट स्ट्रेस के टाइम पर तो बहुत ही जानदार रिजल्ट हैं उसके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ईस्ट की बात करी, ईस्ट आपका हमेशा रूमेन स्पेसिफिक ईस्ट होना चाहिए। ईस्ट होने को तो हजारों तरह के ईस्ट है, बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज होता है, शराब इंडस्ट्री में भी ईस्ट यूज होता है, हर जगह ईस्ट यूज होता है, लेकिन रूमेन स्पेसिफिक जो रूमेन के अंदर जाकर के काम करे, रूमेन के बैक्टीरिया को बढ़ाए, वो ईस्ट चाहिए हमको। जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जिसका नाम है, वो ईस्ट चाहिए, और वही ईस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बफर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बफर को कभी मत भूलिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एनिमल है हाई यील्डिंग एनिमल है, बहुत ज्यादा दूध देने वाले एनिमल है, उनको हम फीड भी बहुत ज्यादा खिलाते हैं। तो बफर बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर को कभी मत भूलिए। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये अब मैं आज यहां एंड करना चाह रहा हूं इस बात को लेकर के कि आज की पूरी उसका टेक होम मैसेज क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज, पानी पानी पानी, पानी के अलावा कुछ भी नहीं। तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार बात कर रहा हूं पानी की, क्लीन एंड कूल वाटर, ठीक है। राशन रिफॉर्मुलेशन कराइए गर्मी के हिसाब से, आने वाले समय को देखते हुए काऊ को कूलिंग करिए जिससे कि डीएमआई ज्यादा से ज्यादा बढ़े। मिनरल्स ऐड करिए जिसमें पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, क्रोमियम और सेलेनियम, और विटामिन ई और नाइसिन, इनको ऐड करिए। बफर, ईस्ट और एंजाइम, इसको यूज करिए आप। और हाई क्वालिटी ऑफ फाइबर डाइट में यदि देंगे तो बेटर है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और काफ्स को स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स, मैडम ने बताया था, ओआरएस का फॉर्मुलेशन बताया था, उस टाइप का ओआरएस, उसमें कुछ मिनरल्स डाल करके इलेक्ट्रोलाइट्स बनाइए, इलेक्ट्रोलाइट्स दीजिए। ये सारी चीजें समर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी।
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। हाँ जी, हाँ जी सर। पानी का टीडीएस सर 300 तक टीडीएस ओके है। हाँ जी सर। सर 12 ग्राम के आसपास में नियासिन सफिशिएंट। हाँ जी सर, अलग अलग तीनों के लिए अलग अलग, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप रीफॉर्मुलेट कराइए। आप अपने हिसाब से राशन, आपके पास पंखे हैं कि नहीं, पहली चीज ये बताइए। कूलिंग का क्या सिस्टम है, ये उसके हिसाब से आप फार्मुलेशन कराइए। देखिए फार्मुलेशन एक तो होता है जनरल फार्मुलेशन की, मैंने एक फार्मूला बना दिया और आपको दे दिया, बांट दिया, यानी कि ब्रांडेड फीड। मैंने एक फार्मूला बनाया, पूरे पंजाब में वो फार्मूला चला, पूरे देश में वो फार्मूला चला दिया। एक होता है कस्टमाइज, आपके लिए अलग बनेगा, आपके बाजू में बैठे हुए भाई साहब के लिए अलग बनेगा। उनके पास पंखे कम थे, आपके पास पंखे ज्यादा थे, तो मैं दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला बनाऊंगा। तो इसीलिए सर ये चीजें ध्यान देकर के आप फार्मूला बनवाइए। तो जो आप अभी फिलहाल जो डोज चल रही है, आपको सिर्फ उसमें एडेड करना है। जो कस्टमाइज प्रीमिक्स यदि आप लोग यूज कर रहे हैं पीडीएस का, वो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। पर एनिमल के ऊपर यदि देखें तो एनआरसी के 2000 अभी 2011 एक के जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन से 5% ज्यादा चाहिए आपको। देखो एग्जैक्ट डोजिंग इसलिए बताना संभव नहीं है पर एनिमल के हिसाब से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिल्क यील्ड, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट है, इसलिए एनआरसी के जो स्ट्रक्चर आप उसके हिसाब से उसको मेंटेन कर लीजिए। आप बोलेंगे तो वो मैं सारा दे दूंगा आपको डिटेल, लेकिन आप रीफॉर्मुलेट कराइए, आप फॉर्मुलेट कराइए, ज्यादा अच्छा है। प्रीमिक्स यूज करिए आप, वो ज्यादा बेटर है। और कोई सवाल? हाँ जी सर, वो भी उसी सिस्टम के हिसाब से चलेगी। लगभग 40% के आसपास में मिनिमम बाईपास चाहिए, मिनिमम, जिसको हम बोलते हैं अनडिग्रेडेबल प्रोटीन, जो रूमेन के अंदर में डिग्रेड है, टूटती नहीं है, वो वाली, वही बाईपास उसी को बोलते हैं। वो लगभग मिनिमम टोटल प्रोटीन का लगभग मिनिमम 40% चाहिए, मिनिमम। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 100 ग्राम के आसपास 35 से 40 लीटर के आसपास की गाय है। देखिए ये डिपेंड करता है आप कितना ग्रेन दे रहे हैं उसके ऊपर। यदि आप लगभग 10 किलो के आसपास में यदि एनिमल फीड कर रहा है तो 100 ग्राम के आसपास में आपको वो देना है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा, और लगभग 50 ग्राम के आसपास में आपको एमजीओ देना है। जैसे जैसे आपका ग्रेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ग्रेन कम होगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। राइट सर, थैंक यू वेरी मच।